सभी को। ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक करा दिया था ना। ओके, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लास्ट लेक्चर में हो गया था, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। डाउट लेक्चर कब होगा? तो थर्मोडायनेमिक्स का तो हम ऑलरेडी डाउट लेक्चर ले ही चुके हैं वरुण। थर्मोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसका डाउट लेक्चर हम नेक्स्ट वीक रखते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीक रखते हैं डाउट लेक्चर, ठीक है। तब तक ये पूरा भी हो जाएगा, एक साथ ले लेंगे। सो लास्ट लेक्चर हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कराया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज से। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज से स्टार्ट करते हैं। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, मे भी कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। कर लिए क्या? वैसे 29 आ गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज जो है वो क्या होता है? तो ऑब्वियसली फेज चेंज मतलब स्टेट चेंज। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहा है ना, तो इसी को फेज चेंज या स्टेट चेंज बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर हम लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो इसको हम डेल्टा एच फ्यूजन लिख देते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो क्या है देखो। तो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of solid is converted into 1 mole of liquid। सो एंथैल्पी चेंज क्या है? जब 1 मोल ऑफ, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? जब 1 मोल ऑफ सॉलिड जो है वो 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और अब ये कब कन्वर्जन होगा? ये होगा एट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एट मेल्टिंग पॉइंट। तो एट मेल्टिंग पॉइंट जब 1 मोल ऑफ सॉलिड जो है वो 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, जैसे H2O सॉलिड मतलब आई गिव्स H2O लिक्विड मतलब वाटर। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज नथिंग बट डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझाया? अच्छा, जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है, मैं बोल सकता हूँ हीट रिक्वायर्ड होती है। तो साइन क्या होगा इसका? इट्स साइन इज
ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होगा? बिकॉज हीट क्या है? रिक्वायर्ड होगी। ओके, जब भी हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो हीट रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई इसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वरुण, हीट रिलीज नहीं होता, हीट रिक्वायर्ड होता है। और क्यू इक्वल टू एम एल जो है, वो एल जो था वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। वो देखो यूनिट में डिफरेंस है, बस लेटेंट हीट और इसमें यूनिट में डिफरेंस है। लेटेंट हीट जो था वो पर ग्राम होता है, उसमें 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड। ओके, वो लेटेंट हीट है। और जो एंथैल्पी वाला ये क्या, 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड। ओके, डिफरेंस 1 मोल एंड 1 ग्राम का है। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच वी ए पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है ये क्या है? तो वेपराइजेशन मतलब किससे किस में कन्वर्ट होगा? गैस से, सॉरी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, तो वेपराइजेशन है। ओके, सो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ liquid is converted into 1 mole of gas at boiling point। ठीक है, तो जब 1 मोल ऑफ लिक्विड जो है 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट होगा, तो जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो जैसे H2O लिक्विड मतलब वाटर से अगर हम स्टीम बनाए, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अच्छा इसका साइन क्या होगा? जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो भी हीट रिक्वायर्ड ही होगी, तो इसका साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इट्स साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, इसका साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज हीट जो है वो क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, या हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब होगी। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हीट क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी।
हाँ वरुण, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड में पढ़ाया जाता है, जब फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करा देते हैं ना 11th 12th का, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। हो गया सबका? नहीं अभी चल रहा है, 11th का कहाँ पोर्शन हुआ है, अभी तो काफी बाकी है। तो ये था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है। अच्छा, सब्लिमेशन वैसे दोनों ही होते हैं ना, चाहे तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाओ या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाओ, दोनों को ही सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, दोनों क्या है, सब्लिमेशन है। बट अगर हमें दिया नहीं है कि कौन से सब्लिमेशन की बात की गई है, सॉलिड से गैस वाले सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं या गैस से सॉलिड वाले सब्लिमेशन की बात करें, किस सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं पता है तो हम सॉलिड टू गैस वाला सब्लिमेशन लेंगे। ओके, सॉलिड से गैस। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solid is converted into 1 mole of gas। अच्छा, तुम्हें अगर याद हो तो हमने बॉर्न एबर साइकिल के टाइम ये बताया था क्या, Na सॉलिड से Na गैस, याद आया? जब NaCl का बॉर्न एबर साइकिल बना रहे थे और MgCl2 का भी बॉर्न एबर साइकिल जब हमने बनाया था, तो तब भी ऐसा ही कुछ आया था, Mg सॉलिड से Mg गैस। याद है कि नहीं है? तो दोनों जगह डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रहा है ना, दोनों जगह डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। ओके, तो इसको हमने क्या नाम दिया था वहां पर, इसको हमने बोला था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोला था। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा, साइन याद है हमने क्या साइन लिया था वहां पर, हमने साइन भी बताया था ना बाद में, पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्योंकि सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी या हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो इसका साइन भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास फेस चेंज वाले 3 टाइप के एंथैल्पी हो गए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये तीनों हो गए एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज। सॉलिड से गैस को प्रायोरिटी क्यों दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेन अपने पास जो सब्लिमेशन है वो सॉलिड से गैस वाला ही होता है। सब्लिमेशन जब बोलते हैं तो उसका मतलब सॉलिड से गैस ही होता है, बट उसके रिवर्स प्रोसेस को भी सब्लिमेशन ही नाम दे दिया गया है। ठीक है, वैसे सॉलिड से गैस को ही सब्लिमेशन बोलते हैं। यस ऑब्वियसली वरुण, अगर सॉलिड से गैस है तो पॉजिटिव साइन है, बट अगर गैस से सॉलिड हुआ तो नेगेटिव साइन होगा।
अगर हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा। हो गया सबका? ओके, सो ये हमारे पास 3 टाइप के एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज हो गए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहां पर नाम से ही पता चल रहा है, एटोमाइजेशन मतलब क्या है? एटम बनना चाहिए। एटमाइजेशन का मतलब क्या है? एटम बनना चाहिए। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और कंपाउंड is converted into gaseous atoms। ठीक है, तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या कोई कंपाउंड जो है वो गैसियस एटम में कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? गैसियस एटम में। तो जो एंथैल्पी चेंज है वो होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे देखो, अभी अगर मैं बोलता हूं कार्बन सॉलिड है, तो कार्बन सॉलिड, अब मैंने तो बोला कौन से एटम आने चाहिए? गैसियस एटम। ओके, तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैसियस एटम अगर हम बनाएंगे तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? ऑब्वियसली इस रिएक्शन का डेल्टा एच इज डेल्टा एच सब्लिमेशन, बट इट इज ऑल्सो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन। ओके, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? गैसियस एटम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? समझ आया कि नहीं आया? तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या कोई कंपाउंड से गैसियस एटम बनाए जाएंगे तो जो एंथैल्पी चेंज है वो होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यस, हमें गैसियस एटम चाहिए प्रोडक्ट में। ओके, एटम चाहिए और गैसियस स्टेट में चाहिए वो। ऐसे ही देखो CH4, तो CH4 में क्या है? 4 CH बॉन्ड है, इस तरह से 4 CH बॉन्ड। ठीक है,
तो अगर चारों सी एच बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे तो ब्रेक करने के बाद हमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम मिल जाएंगे। ओके, तो कार्बन का गैसियस एटम मिलेगा ब्रेक करके और हाइड्रोजन का गैसियस एटम मिलेगा। ओके, 4 हाइड्रोजन के गैसियस एटम मिलेंगे, एक कार्बन का मिलेगा। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज नथिंग बट डेल्टा एच ऑफ एटमाइज। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे NH3 की, तो NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अगर हम उनको ब्रेक कर देंगे तो एक नाइट्रोजन का एटम मिल गया और 3 हाइड्रोजन के एटम मिल गए। तो दिस इज ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। समझ आया? तो बेसिकली एटम्स बनाने गैसेस स्टेट में। क्लियर है सभी को? हमें क्या चाहिए? गैसियस एटम चाहिए, तो हमें गैसियस एटम बनाने। यस, CO2 से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसका साइन क्या होगा? इसका साइन क्या होगा? देखो, फर्स्ट वाले केस में क्या है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो तो सब्लिमेशन ही हो गया, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव था, हीट रिक्वायर्ड थी। बाद वाले केसेस में देखो हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो भी हीट क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसका साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इट्स साइन इज पॉजिटिव ऑल्सो। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन कुछ भी बोल दो, साइन क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा, बिकॉज हीट क्या है यहाँ पर? रिक्वायर्ड। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों एक मोल नहीं, जरूरी नहीं है। जो रिएक्टेंट है ना, जिस सब्सटेंस को हम ले रहे हैं वो एक मोल होना चाहिए, जिसको हम गैसेस एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं ना वो एक मोल होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये देखो एंड ये देखो, प्रोडक्ट साइड जरूर नहीं है। देखो यहाँ पर तो प्रोडक्ट साइड एक मोल आ गया, लेकिन सेकंड रिएक्शन में देखो इधर 4 और इधर 3 आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन। ठीक है, सो रिएक्टेंट साइड वाला 1 होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड वाला जरूरी नहीं है 1 हो। ये कंपाउंड ही है ना यार, CH4 एंड NH3 यार कंपाउंड ही ना सिद्धार्थ। जिस भी स्टेट में है वो, जैसे CH4 और NH3 गैस में है, हो सकता है किसी दूसरी स्टेट में हो। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड है उसको गैसेस एटम में ब्रेक करना है। जैसे अगर तुम H2O की बात कर लोगे, यस, Na2CO3 को भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, जस्ट तुम्हें क्या करना है? गैसेस एटम में कन्वर्ट करना। ठीक है, बट जनरली ये आयनिक कंपाउंड के लिए मेनली नहीं है, ये कोवलेंट कंपाउंड वगैरह वाले केस में मेनली आएगा। आयनिक कंपाउंड में भी वैसे आ सकता है, नो प्रॉब्लम, बट मेनली किस में आएगा? कोवलेंट कंपाउंड में आएगा। हाँ, वहां पर Na2CO3 वगैरह में लैटिस एनर्जी वाला टर्म आ जाएगा बीच में। ठीक है, मेनली ये एटमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट कोवलेंट में लगता है। यस वरुण।
सर जो कंपाउंड हीट से रिएक्ट ही नहीं करते वो उनका क्या मतलब? ऑन हीटिंग तो यार कंपाउंड डिसोसिएट होगा ही ना भाई। जब किसी कंपाउंड को हम हीट देंगे तो डिसोसिएट हो ही जाएगा। मेनली बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे ही। ठीक है, जब किसी कंपाउंड को हम हीट देंगे तो उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, कोवलेंट बॉन्ड है तो ब्रेक होना ही है। ठीक है, और उसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। अभी आगे नेक्स्ट वही लेने वाले हैं हम। हो गया सबका? ठीक है, now आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको बी लिख देते हैं एंड इसको बॉन्ड डिसोसिएशन को डेल्टा एक्स डिसोसिएशन। ठीक है, लैग हो रहा है क्या? ओके ठीक है, क्लियर आ रही है आवाज सभी को? हाँ, सो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो क्या है ये, तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of particular energy required to break 1 mole of bond is called bond energy ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इसके अलावा देखो बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड
will be same, but bond dissociation energy is different. बॉन्ड एनर्जी जो है किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का वो सेम रहेगा हर जगह। एग्जांपल से तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहेगा, बट एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी पर्टिकुलर बॉन्ड का सेम रहेगा, बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एक्चुअल में क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज होता है। जैसा मैंने बताया, एग्जांपल से चीज क्लियर होगी। एग्जांपल लेंगे थोड़ी देर में। जनरली तुम्हें बॉन्ड एनर्जी दी जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं दी जाती। जनरली कौन सी एनर्जी दी जाती है, बॉन्ड एनर्जी। बताएंगे अभी, रुको। वो बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन का एवरेज है, वो क्या है वो बताते हैं अभी। डिफरेंस क्या है दोनों में, बताते हैं, रुको। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वही डिफरेंस, ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब वही मेन डिफरेंस ये है कि ये जो हमने ब्लू से लिखा है कि बॉन्ड एनर्जी जो है पर्टिकुलर बॉन्ड का सेम रहेगा। किसी कंपाउंड में पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सेम रहेगा, बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट हो सकता है। लिख लिया सबने? ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि बॉन्ड एनर्जी एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो एक और चीज देखो कि यार, डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, डायटोमिक मॉलिक्यूल में इन डायटोमिक मॉलिक्यूल बोथ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर सेम। कोई अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। अब देखो, हम एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे डायट, पहले तो इसी चीज का ले लेते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो जैसे H2 है, तो H2 गैस के बॉन्ड को हमने ब्रेक किया और दो एटम आ गए। ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी एंड दैट इज ऑल्सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। सिमिलरली Cl2 गैस और इसके बॉन्ड को ब्रेक किया
तो यहाँ पर 2 Cl के आइटम मिल गए। ऑब्वियसली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी है इन दोनों रिएक्शन का है कि नहीं? दोनों रिएक्शन का जो डेल्टा है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं ना, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल से उसके गैसेस एटम बना रहे हैं ना, 1 मोल सब्सटेंस जो है उसके गैसेस एटम में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी है एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इनके केस में हमारे पास ये चीज आएगी, डायटोमिक मॉलिक्यूल जब जब होगा तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि वहां पर एक्चुअली क्या एक ही बॉन्ड है, वहां पर एवरेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड एक ही है ना। जब एक से ज्यादा बॉन्ड आएंगे तब एवरेज की बात की जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एक ही बॉन्ड है तो एवरेज कुछ है ही नहीं। लेकिन देखो, अगर हम एग्जांपल ले H2O का, H2O गिव्स, अब इसमें 2 OH बॉन्ड है, H2 में क्या है, 2 OH बॉन्ड है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये बॉन्ड एनर्जी की जो हमने बात की है, तो इसमें बॉन्ड जो है वो किस में रहते हैं, गैसेस स्टेट में रहते हैं। जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो गैसेस स्टेट में ही बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन गैसेस स्टेट, यहां पर लिख लेना इन गैसियस स्टेट। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। जो हमारे पास सब्सटेंस है वो किसमें होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और 1 मोल ऑफ कौन सा बॉन्ड, 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब यहाँ पर हम 1 मोल बॉन्ड की बात करें तो कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, चलो इसको पूरे को फिर से लिख देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन gaseous state. Okay, energy required to break 1 mole of covalent bond in gaseous state is called bond energy. तो जो हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे वो किसमें करेंगे, गैसेस स्टेट में। हमारे पास वो कंपाउंड होना चाहिए जब हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो कोवलेंट बॉन्ड है और वो किसमें, गैसेस स्टेट में है। नहीं, वेपराइजेशन थोड़ी, हम गैस में कन्वर्ट नहीं कर रहे भाई, वी आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू गैस। वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने को, यहाँ पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। और जब ब्रेक कर रहे हैं तो गैसेस स्टेट में है वो। जैसे देखो H2 किसमें, गैस में है, Cl2 किसमें, गैस में है। ऐसे ही H2O में जब बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो H2O भी किसमें है, गैस में है। समझाया? तो H2O में अब देखो 2 OH बॉन्ड है। ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड वाले केस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी था। नाउ ये देखो, H2O जो है उसमें 2 OH बॉन्ड है। अब यहाँ पर 2 OH बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, पहले एक OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक OH बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, डिटेल में लिख देते हैं थोड़ा, कि हमारे पास HOH, H2O है तो उसमें 2 OH बॉन्ड है, तो एक OH बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो एक OH बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है उसको हम ले लेते हैं डेल्टा H1। ठीक है, एंड फिर दूसरा OH बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करते हैं, तो दूसरा रिएक्शन का जो डेल्टा H है उसको हम ले लेते हैं डेल्टा H2। अब देखो, ये दोनों एक्चुअली दोनों केस में तो OH बॉन्ड ब्रेक हो ही रहा है ना, दोनों केस में OH बॉन्ड ब्रेक हो ही रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो डेल्टा H है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं, सेकंड रिएक्शन के डेल्टा H को भी हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं। बोथ आर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
लेकिन डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2, दोनों डेल्टा H की वैल्यू डिफरेंट होगी। दोनों डेल्टा H जो है उनकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यही मैंने लिखा है, देखो इधर भी थोड़ी देर पहले यही चीज लिखा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड विल बी सेम बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बात कर रहे हैं भी, अभी हमने जस्ट ये बताया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डिफरेंट। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड जो है, जैसे यहाँ पर OH बॉन्ड है, ठीक है, तो OH बॉन्ड का जरूरी नहीं कि हर बार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम आए। यहाँ पर देखो H2O में दो OH बॉन्ड है, तो दोनों OH बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट। समझ आया? दोनों OH बॉन्ड जो है उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, डिफरेंट। डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2, बट दोनों बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सेम होगा। वो सेम कैसे होगा वो भी हम बताते हैं। पहले देखो ये क्लियर है क्या, दो OH बॉन्ड से दोनों को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बाद में दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा भाई, तो दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये दो हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे और एक ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो टोटल डेल्टा एच है, इसको ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ? दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा H1 था, सेकंड रिएक्शन का डेल्टा H2 था। ठीक है, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया तो टोटल कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बोला कि बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बोला कि नहीं बोला? थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था कि बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर दो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, दोनों का एवरेज क्या आएगा, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बाय 2, दिस इज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा यहाँ पर, दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज। अब देखो ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल वहां पर दो बॉन्ड तो है, बॉन्ड एक ही था, तो वहां पर बॉन्ड आएगा सेम आएगा, बिकॉज वो तो एवरेज है। ओके, तो लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है अभी भी कि क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? ओके, फिर से रिपीट कर देता हूं। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल में देखो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर एक बॉन्ड है। लेकिन H2O में दो OH बॉन्ड है, तो वहां पर एवरेज का कॉन्सेप्ट बॉन्ड रिक्वायर्ड कितना है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। फिर से लैग हो रहा है? अभी भी लैग हो रहा है? अभी क्लियर है ना? चलो फिर से बता देते हैं, क्लियर है, लैग है, क्या है भाई, क्लियर है ना? ठीक है, फिर से बताते हैं, चलो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि H2O में दो OH बॉन्ड है, ठीक है,
दोनों OH बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग है, बट बॉन्ड एनर्जी सेम होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो दोनों बॉन्ड का हाँ, आवाज आ रही है क्या? हाँ, सो मैंने वाईफाई में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया। अभी क्लियर है ना, या अभी भी लैग है? क्लियर है, ओके। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो बॉन्ड, अब ऑब्वियसली पहले वाला तो रफ हो गया है, बट हम ये जो बोल सकते हैं कि H2O जो है उसमें हमारे पास दो OH बॉन्ड थे। मैं वो फिर से एक बार लिख देता हूँ। तो दो OH बॉन्ड थे, दोनों को हमने ब्रेक किया, तो दो हाइड्रोजन एटम मिल गए, एक ऑक्सीजन एटम मिल गया। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है दैट इज ऑब्वियसली डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। सो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा इसका एवरेज, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डिवाइड बाय 2। ओके, दिस इज बॉन्ड एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी हो गया। तो अब देखो, जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हैं कि हम टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, है कि नहीं? तो उसको हम क्या लिख सकते हैं यार? यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हैं क्या? तो यही यहाँ पर मेन यूज होगा, बॉन्ड एनर्जी का ही आगे अभी यूज होने वाला है। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितना आगे दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? टू टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू बॉन्ड एनर्जी। दो OH बॉन्ड थे ना, कितने OH बॉन्ड थे? दो। तो नंबर ऑफ OH बॉन्ड इनटू बॉन्ड एनर्जी करोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना लगेगा। तो इसका मेनली अभी यूज होने वाला है। बॉन्ड डिसोसिएशन का उतना कुछ यूज होगा नहीं, जो यूज होगा वो किसका होगा? बॉन्ड एनर्जी का होगा। नहीं नहीं, बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर वगैरह का कुछ नहीं है इससे। डबल बॉन्ड करेक्टर का क्या है इससे लेना देना? बॉन्ड एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, तो अगर हमें बॉन्ड एनर्जी पता है तो हम बता सकते हैं कि दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। यस वरुण, बेसिकली टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यहां पर जैसे दो बॉन्ड थे तो दो बॉन्ड इनटू बॉन्ड एनर्जी।
चले आगे। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो CH4 जो है, CH4 उसमें 4 CH बॉन्ड है, तो चारों CH बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग आएगा। जैसे पहला बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक H निकल गया, 3 H अभी भी बचे हुए हैं, तो ये हो गया डेल्टा H1 ले लेते हैं इसको, दैट इज नथिंग बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर दूसरे CH बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो इसको डेल्टा H2 बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर तीसरे CH बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसका डिफरेंट डेल्टा H आएगा। एंड देन लास्ट वाला CH बॉन्ड जो बचा है उसको भी ब्रेक कर देते हैं। तो इस टाइप से चारों CH बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिए, एंड दैट्स वाई यहाँ पर 4 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ, ठीक है। चारों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू डिफरेंट। ठीक है, चारों जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है CH की वो डिफरेंट हो, लेकिन चारों का बॉन्ड एनर्जी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, एवरेज होगा। तो अब देखो, अगर हम ऐड कर देंगे तो चारों CH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुए, और 4 हाइड्रोजन एटम, एक कार्बन एटम मिल गया, तो टोटल डेल्टा H क्या होगा? टोटल डेल्टा H इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, ये होगा आएगी व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी एवरेज, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, ये कितने बॉन्ड है CH के? 4 बॉन्ड है, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से टोटल डेल्टा H कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली टोटल डेल्टा H इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, है कि नहीं? एंड वो क्या हो गया, इट इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है क्या? तो वही आ गया ना, 4 CH बॉन्ड है तो चारों को ब्रेक करने के लिए टोटल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो मेन यूज जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन का नहीं है, किसका है? बॉन्ड एनर्जी का है। ओके, तुम्हें जनरली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं देगा कोई, बॉन्ड एनर्जी देगा। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी अगर दिया है तो बॉन्ड एनर्जी इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कर दोगे, तो टोटल एनर्जी पता चल जाएगा कितना लगेगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? आगे चलें।
ठीक है, अब देखो बॉन्ड एनर्जी का एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इसका। तो एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच हम निकाल सकते हैं यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा। तो कैसे, तो देखो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है ये होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब एक्चुअली क्या है कि रिएक्टेंट जो है उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, तो कैसे हो रही होती है, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइन। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का सम माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का सम। प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन। ओके, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का सम माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का सम इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। सिद्धार्थ वाई मतलब क्या वाई? जब भी किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। जब भी किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं। और अगर वो बॉन्ड को हम बना रहे हैं, अगर कभी बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो नेगेटिव साइन लेते हैं। तो जब कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या किए जाते हैं, ब्रेक किए जाते हैं। तो वहां पर देखो पॉजिटिव साइन आया है। और प्रोडक्ट जो है उसके बॉन्ड बनते हैं, तो उधर नेगेटिव साइन आया। समझ आया? प्रोडक्ट के बॉन्ड बन रहे हैं, दैट्स व्हाई माइनस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, मतलब जो एनर्जी वो क्या होगी, रिलीज होगी, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन। जैसे देखो, अगर हम बात करेंगे N2 N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, ये हमारे पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच निकालना है। तो क्या होगा देखो, एक्चुअली मैंने क्या बोला कि जब भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब रिएक्टेंट के बॉन्ड एक्चुअली ब्रेक होकर गैसियस एटम बनाएंगे। तो दोनों नाइट्रोजन एटम जो है, मतलब ये हम N2 जो है दो नाइट्रोजन एटम में ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो ब्रेक होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, इतनी एनर्जी देने पर N2 जो है अपने गैसियस एटम में ब्रेक हो गया। इसके अलावा H2 जो है उसको जब हम एनर्जी देंगे बॉन्ड एनर्जी के इक्वल वाली, तो वो भी अपने गैसियस एटम में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर एक H2 के लिए एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी हो गया वो, लेकिन 3H2 है तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं। एक H2 में 1 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, लेकिन बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पर, 3H2 है ना, तो 3 बॉन्ड हो गए,
सो 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एस। अब देखो ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर 2 नाइट्रोजन के एटम मिले हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम मिले हैं। जब हम इतना एनर्जी देंगे तो 2 नाइट्रोजन के एटम और 6 हाइड्रोजन के एटम आ गए, गैसेस एटम। अब ये आपस में कंबाइन होंगे, ये क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन होकर NH3 बनाएगा। इस टाइप से 2 नाइट्रोजन जो है वो 6 हाइड्रोजन से कंबाइन होंगे और NH3 बनाएगा, 2 NH3 बनाएगा। दीपक, नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना भाई, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा? N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ, तो दैट्स वाई ट्रिपल बॉन्ड लिखा है उधर, ठीक है। तो NH3 जो है उसमें एक NH3 में कितने बॉन्ड है? 3 NH बॉन्ड है, तो 2 NH3 में 6 NH बॉन्ड आए। ओके, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एटम आपस में कंबाइन होके NH वाले बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। 5 क्यों आएगा भाई? 6 आएगा ना। एक NH3 में कितने NH बॉन्ड है? 3 है। एक NH3 में 3 NH बॉन्ड है, तो 2 में कितने होंगे? 6। ओके, तो 6 NH बॉन्ड आ जाएंगे, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। ओके, इतना एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो दैट्स वाई रिएक्टेंट के लिए पॉजिटिव साइन आ रहा है एंड प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव साइन आ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट के केस में एनर्जी रिक्वायर्ड है। रिएक्टेंट के जब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड प्रोडक्ट के बॉन्ड हम बना रहे हैं तो वहां पर एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। अरे भाई वरुण, एक NH3 में कितने NH बॉन्ड हैं? एक NH3 में 3 NH बॉन्ड है ना, तो 2 NH3 में कितने NH बॉन्ड होंगे? ठीक है, क्लियर है सबको? इसी टाइप से और एग्जांपल ले लो, जैसे H2O, H2 प्लस, एक्चुअली और कुछ लेते हैं, जैसे हाँ CH4 वाला ले लेते हैं, चलो। CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। पहले ये वाले लेते हैं, देन दूसरा वाला लेंगे रिएक्शन। हाँ, तो CH4 गैस सब गैस में ले लिया हमने, एंड बैलेंस करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, नाउ इट इज बैलेंस। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच देखो क्या होगा। तो सबसे पहले CH के बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो CH के बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कितने CH आ गए? 4 CH है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। इसके बाद एक O2 में O डबल बॉन्ड O का एक ही बॉन्ड है ना, तो 2 में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O। इसके बाद CO2 बनेगा, तो CO2 में बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। CO2 में कितने बॉन्ड है? 2 CO बॉन्ड है, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड, अच्छा C डबल बॉन्ड O होता है ना, CO2 में कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O के 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ C डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर पता होगा ना सभी को, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ C डबल बॉन्ड O। एंड H2O में देखो, एक H2O में 2 OH बॉन्ड,
तो 2 H2O में 4 OH बॉन्ड, ठीक है। सो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। क्लियर है? सब गैस में थे तो आराम से ऐसे कर लिया। अब देखो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। मैं क्या बोलता हूं कि CH4 गैस प्लस O2 गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ऐसे, ठीक है। अब देखो गैस की बजाय लिक्विड ले लिया तो कॉन्सेप्ट वही सेम है, रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करो और गैस प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाओ। लेकिन देखो क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये वाला पार्ट जो है ये गैसेस एटम में कन्वर्ट होगा, ब्रेक होके, और फिर वो गैसेस एटम्स जो है ये वाले बनाएंगे। तो पहले वो गैसेस एटम्स जो है कंबाइन होके गैसियस मॉलिक्यूल बनाएंगे, और फिर वो गैसियस मॉलिक्यूल से जो भी है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये इधर वाला गैसेस एटम में ब्रेक होगा, तो ये गैसेस एटम में ब्रेक होगा तो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O। इसके अलावा -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। अच्छा, अब देखो याद रखना, गैस जो गैसियस एटम है वो कंबाइन होकर गैसियस मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब बॉन्ड बनेगा ना, जब बॉन्ड बनेगा तो पहले गैसियस मॉलिक्यूल बनेगा, तो पहले H2O गैस बनेगा और फिर वो H2O गैस बाद में H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो पहले H2O गैस बनाएंगे, तो H2O गैस बनाएंगे तो यही वाली चीज आ जाएगी। तो -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। तो अब ऐसा करने पर हमारे पास H2O गैस में बन गया। लेकिन हमें H2O गैस में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए बताओ? H2O हमें H2O किस में चाहिए? लिक्विड में चाहिए। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो डेल्टा एच है वो क्या होगा? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम गैस से लिक्विड में कर रहे हैं। तो या तो इसको मैं लिख दूं प्लस डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, बिकॉज मुझे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। या फिर डेल्टा एच कंडेंसेशन की जगह क्या लिख दूं मैं? डेल्टा एच कंडेंसेशन की जगह मैं माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन भी लिख सकता हूं। समझ आया कि नहीं आया? जो डेल्टा एच कंडेंसेशन लिखा है उसकी बजाय मैं माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन भी लिख सकता हूं। ओके, तो यहां तक तो वही था, क्योंकि पहले गैस जो आपस में जब हमारे पास गैसेस एटम कंबाइन होंगे ना, तो जो बॉन्ड बनेंगे वो गैसेस स्टेट में बनेंगे। बॉन्ड किस में बनेंगे? गैसेस स्टेट में। लेकिन हमें गैस में नहीं चाहिए, हमें H2O किस में चाहिए? लिक्विड में चाहिए। तो पहले गैस में बना दो, फिर उसके बाद गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लो। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया मतलब कंडेंसेशन, तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, या फिर एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन ना। तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन मतलब माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। हो गया सबका? लिख लिया सबने?
अच्छा देखो, तो ये हमने पहला एप्लीकेशन लिया डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालने का। नाउ एक्चुअली कोई भी रिएक्शन का डेल्टा एच मतलब डेल्टा एच रिएक्शन ही है, बट अलग से लिख लेते हैं एक और एप्लीकेशन इसका। वैसे वो भी डेल्टा एच रिएक्शन ही हो जाएगा, बट ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन। ठीक है, एक्चुअली डेल्टा एच फॉर्मेशन भी तो रिएक्शन ही हो गया ना, डेल्टा एच रिएक्शन। तो किसी का डेल्टा एच फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे मान लो हमें CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसा हो गया भाई? ये हो गया अपने पास, ठीक है। CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच है कि नहीं? और CO2 का कोई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बात करेगा तो यही रिएक्शन होगा ना वो। इसको ऑब्वियसली हम एक और चीज बोल सकते हैं, वी कैन राइट इट एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2, सॉरी कार्बन, है ना। इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी हो जाता है ना। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो गया ये। इसके अलावा ये रिएक्शन का डेल्टा एच को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं ना। तो अब ये कैसे निकालेंगे? अगर कोई बोलता है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या होगा, कैसे निकालें? तो देखो, जैसा मैंने बताया कि रिएक्टेंट वाला जो है उसको गैसियस एटम में ब्रेक करो। रिएक्टेंट को किस में लेके जाएंगे? गैसियस एटम में। तो कार्बन सॉलिड गैसियस एटम में कैसे जाएगा? या तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन लिख दो, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन भी बोल सकते हो। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन करने पर क्या है, ये जो कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। इसके अलावा O2 जो है उसका क्या करेंगे? गैसियस एटम के लिए बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना। तो O2 का क्या करेंगे? O2 का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड हो। अब ऐसा करने पर दोनों जो रिएक्टेंट है वो गैसियस एटम में ब्रेक हो गए। अब क्या होगा? अभी CO2 बनेगा। तो CO2 बनेगा तो कितने CO बॉन्ड बनेंगे? 2। तो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। इसके कितने बॉन्ड बनेंगे? 2, तो 2 टाइम्स। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम यहां पर बोले यार, जैसे मान लो ये बना CH4 बनाए, चलो। तो CH4 कैसे बनेगा? ठीक है, ये देखो CH4 बनेगा। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 क्या होगा? तो देखो, पहले इसको गैसियस एटम में ब्रेक करेंगे, तो कार्बन गैसियस एटम में गया, मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन लिख सकते हैं। इसके बाद कितना हो जाएगा? इधर एक H2 नहीं, 2 H2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। एंड देन देखो CH4 का एक बन रहा है, तो CH4 का ऑब्वियसली इतना देने पर, इतना एनर्जी देने पर रिएक्टेंट के गैसियस एटम आ गए, और गैसियस एटम कंबाइन होके क्या बनाएंगे? CH4 बनाएंगे। तो CH4 के कितने बॉन्ड बनेंगे? CH4 के कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। नीचे लिख देते हैं -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। क्लियर है क्या? अगर हम बात करें H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, तो H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, चलो ये ठीक है। सो H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? तो HH का बॉन्ड ब्रेक किया, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, देन हाफ O2 है ना, तो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O। एंड देन देखो, ऐसा करने पर गैसेस एटम मिल गए रिएक्टेंट के। अब वो गैसेस एटम कंबाइन होके
बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड जब बनेगा तो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल आएगा, तो दो OH बॉन्ड बनेंगे लेकिन वो गैस में बनेंगे, ठीक है। तो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, तो ऐसा करने पर H2O गैस में मिल गया, लेकिन H2O गैस में नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए, H2O लिक्विड में चाहिए ना। तो फिर क्या कर दें, या तो प्लस एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कर दें, या माइनस डेल्टा H ऑफ वेपराइज। ओके, तो इस टाइप से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली कुछ डिफरेंट तो है नहीं, लास्ट वाले जैसा ही है ना, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो भी तो क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाकर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं, अगर हमें बॉन्ड एनर्जी वगैरह पता हो। हो गया सबका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 81। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 81 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 81।
आया किसी का आंसर? मैच कर रहा है पीछे से? तो देखो हमें ए बी, A2 और B2 तीनों का बॉन्ड एनर्जी दिया है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ, मतलब रेशियो दिया एक्चुअली। तो A2 का मान लो x है, तो AB का भी x हो गया, एंड B2 का x/2 हो गया। ठीक है, रेशियो दिया उसके हिसाब से B2 का हो गया x/2। तो हमें क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है AB का। तो AB का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल फॉर्म होना चाहिए ना, तभी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो A2 + B2 और 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, तो ऐसा आएगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें दिया है, कितना दिया? -100। तो दिस -100 शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2। ठीक है, मतलब ए, सिंगल बॉन्ड ए जो भी है, प्लस B2 का भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB, एंड देन AB का बॉन्ड बनेगा तो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। ठीक है, तो क्या आएगा ये? तो -100 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए का कितना हो गया? x/2 हो गया ये। देन हाफ ऑफ BB क्या हो गया? x/4, एंड देन -x। तो कितना आ गया ये? दिस इज आई थिंक -x/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 400। तो हमें क्या निकालना है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2। A2 इज 400। 400 आया है ना, कोई तो 200 बोल रहा है। आंसर 400 दिया है या 200 दिया है? 400 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। हो सकता है तुमने यहाँ पर A2 + B2 से 2AB बना दिया हो, जो कि रॉन्ग है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या है? 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन में बताया था हमने। ठीक है, A2 + B2 गिव्स 2AB नहीं करना है, हाफ A2 + हाफ B2 गिव्स AB करना है, क्योंकि उसका डेल्टा एच दिया था। तो लिख लिया ना सबने? हाँ सिद्धार्थ, बट ऑब्वियसली पता होना चाहिए ना वो। अगर एग्जाम में ऐसे करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आज का होमवर्क नोट कर लो। FBO का क्वेश्चन नंबर 87 तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक नहीं दिए हैं वो सारे करने। ठीक है, जो अभी तक नहीं दिया होमवर्क। ओके, तो ये खत्म करो, नेक्स्ट वीक हम डिस्कशन करेंगे इसका। ओके, सो लेक्चर एंड करें। चलो बाय, एंड करते हैं लेक्चर।